आइए जुबान के बुनियादी तसव्वुर को समझते हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर तदरीस की पूरी इमारत खड़ी होती है। ज़बान कोई ऐसी बेतरतीब चीज़ नहीं है। इसके 3 बड़े उसूल हैं। पहला, ये रूल गवर्नड है, यानी उसूलों पर चलती है। ग्रामर के सारे उसूल इसी का हिस्सा हैं। दूसरा, ये डायनामिक है, मतलब ये जिंदा है और वक्त के साथ बदलती रहती है। जैसे आज हम सेल्फी जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो 20 साल पहले था ही नहीं। यही ज़बान का डायनामिक होना है। और तीसरी और सबसे दिलचस्प बात, ये आर्बिट्रेरी है, यानी मनमानी है। इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ और उसके मानी में कोई कुदरती ताल्लुक नहीं है। सोचिए ज़रा, बैट लफ्ज़ का मतलब चमगादड़ी क्यों है या क्रिकेट का बल्ला क्यों है? उसके पीछे कोई साइंस नहीं, ये बस हमारा बनाया हुआ एक समाजी मुआहदा है। एक उस्ताद के तौर पर यह जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुलबा को समझाया जा सके कि ज़बान मंतिक के साथ साथ रिवायत पर भी चलती है। हिंदुस्तान में एक उस्ताद के तौर पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी की कानूनी और आलमी हैसियत क्या है। यह सिर्फ एक गैर मुल्की ज़बान नहीं है। हमारे आइन में आर्टिकल 343 के मुताबिक हिंदी हमारी सरकारी ज़बान है और अंग्रेज़ी को मुआवन सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। इसका मतलब है कि यह हमारी इंतज़ामी और तालीमी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और आलमी सतह पर तो ये एक लिंक लैंग्वेज है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। तो जब आप क्लास में अंग्रेज़ी सिखा रहे हों तो आप सिर्फ एक मजमून नहीं पढ़ा रहे, बल्कि तुलबा को मुल्की और आलमी मौक़े के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ज़ुबान क्या है। अब अगला सवाल, इंसान का दिमाग, ख़ास तौर पर एक बच्चे का दिमाग, उसे सीखता कैसे है? क्या ये कोई कुदरती अमल है या एक शऊरी कोशिश? आइए सीखने के इस दिलचस्प अमल की गहराई में चलते हैं। यह 2 बहुत अहम तसव्वुरात हैं, एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन यानी हुसूल एक बिल्कुल कुदरती और लाशऊरी अमल है। जैसे एक बच्चा अपने घर में खेलते हुए, सुनते हुए अपनी मादरी ज़ुबान खुद ब खुद सीख जाता है। उसे कोई ग्रामर के उसूल नहीं सिखाता, वो बस माहौल से ज़बान को जज्ब कर लेता है। दूसरी तरफ है लर्निंग यानी सीखना, जो एक शऊरी और बाकायदा अमल है। जैसे स्कूल में दूसरी ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी सीखना, जहाँ उसूलों पर तवज्जो दी जाती है और इम्तिहानात भी होते हैं। तो एक उस्ताद के तौर पर हमारा असल चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि क्या हम अपनी क्लासरूम में लर्निंग के अमल को एक्विजिशन जैसा कुदरती और दिलचस्प बना सकते हैं? क्या हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां तालिब इल्म गलतियों के डर के बगैर ज़बान का इस्तेमाल करे? तो फिर एक मुअस्सर क्लासरूम बनाने के लिए हमें किन उसूलों की ज़रूरत है? अब हम उन औज़ारों पर नज़र डालते हैं, उन रहनुमा उसूलों पर बात करते हैं जो हर उस्ताद के पास होने चाहिए ताकि वो ज़ुबान को मुअस्सर तरीके से सिखा सकें। उसे एक आसान फॉर्मूले के तौर पर याद रखें। मुअस्सर तदरीस इज इक्वल टू तहरीक प्लस आदत प्लस तरतीब। पहला है मोटिवेशन यानी तहरीक। अगर तालिब इल्म सीखना ही नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तहरीक पैदा करने के लिए गेम्स, कहानियां और दिलचस्प सरगर्मियों का इस्तेमाल करें। दूसरा है हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत बनाना। ज़बान मश्क से आती है। रोज़ाना थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे 5 नए अल्फाज सीखना, ज़बान को आदत बना देती है। और तीसरा सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन यानी सही मवाद का इंतखाब करना और उसे आसान से मुश्किल की तरफ ले जाना। आप पहली जमात के बच्चे को शेक्सपियर नहीं पढ़ा सकते ना। पहले हुरूफ, फिर अल्फाज, फिर जुमले और फिर कहानियां। यही कामयाबी की कुंजी है। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। एक है इंडक्टिव तरीका, जहां पहले कई मिसालें देते हैं, जैसे अ डॉग बार्क्स, कैट्स म्याओ, और फिर तालिब इल्म खुद उसूल निकालता है कि जानवरों की अपनी आवाज़ें होती हैं। ये तरीका छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन है। दूसरा है डिडक्टिव तरीका, जहां पहले उसूल बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब हो रहे कामों के लिए इस्तेमाल होता है और फिर मिसालें देते हैं। ये बड़े तुलबा के लिए मौसर है। इसी तरह बॉटम अप अप्रोच में हम छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ों और अल्फाज से शुरू करके मुकम्मल मफहूम तक जाते हैं, जबकि टॉप डाउन अप्रोच में एक कहानी या नज़्म के मजमूई मफहूम से शुरू करके उसके अल्फाज और साख्त की तरफ आते हैं। एक माहिर उस्ताद इन तमाम तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसालों से बेहतर समझ आती हैं और कुछ उसूलों से। ये कुछ बड़ी हिकमत आमलियां हैं जो असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना तरीका है जिसमें हर लफ्ज़ का मादरी ज़ुबान में तर्जुमा किया जाता है। डायरेक्ट मेथड इसके बिल्कुल उलट है। इसमें क्लास में मादरी ज़ुबान बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। सिर्फ टारगेट ज़ुबान यानी अंग्रेज़ी में बात की जाती है ताकि एक कुदरती माहौल बन सके। और बाइलिंगुअल मेथड इन दोनों के दरमियान का रास्ता है, जहां उस्ताद तसव्वुरात को समझाने के लिए मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, लेकिन मश्क और बातचीत टारगेट ज़ुबान में ही होती है। आजकल बाइलिंगुअल मेथड को सबसे ज़्यादा मौसर माना जाता है। अच्छा, ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल क्लासरूम में क्या होता है? एक ऐसा क्लासरूम जहां हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, जहां हर एक की सीखने की रफ्तार और अंदाज बिल्कुल अलग है।
एक जामे क्लासरूम का पहला असूल ये समझना है कि हर तालिब इल्म एक ही तरह से नहीं सीखता। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जो तस्वीर, चार्ट्स और वीडियोस देखकर बेहतर सीखते हैं। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो लेक्चर सुनकर या बहस करके सीखते हैं। और कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो खुद अपने हाथों से कुछ करके, जैसे कोई मॉडल बनाकर या कोई एक्टिविटी करके सीखते हैं। इसलिए एक अच्छी क्लास में तस्वीरें भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए और सरगर्मियां भी होनी चाहिए, ताकि हर तरह के तालिब इल्म को सीखने का मौका मिले। एक मौसर उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि वो एक हमदर्द रहनुमा भी होता है। उसे ये पहचानना होता है कि कुछ बच्चों को सीखने में खास मुश्किलात का सामना हो सकता है, जैसे डिस्लेक्सिया जिसमें बच्चों को अल्फाज को पढ़ने और पहचानने में दुश्वारी होती है, या डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने और स्पेलिंग में मुश्किल पेश आती है। उस्ताद का काम उन बच्चों पर लेबल लगाना नहीं बल्कि उन चैलेंजेस को पहचान कर उन्हें इजाफी मदद और हौसला फराहम करना है, जैसे उन्हें ज्यादा वक्त देना या ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करना। यहां सबसे बड़ी तब्दीली सोच की है। अक्सर यह समझा जाता है कि अगर बच्चा घर में कोई और जबान बोलता है तो वो अंग्रेजी सीखने में पीछे रह जाएगा। यह सोच बिल्कुल गलत है। नई तालीमी पॉलिसी भी यही कहती है कि तालिब इल्म की मादरी जुबान कोई मसला नहीं बल्कि एक असासा है, एक ऐसा पुल है जिस पर चलकर वो अंग्रेजी तक आसानी से पहुंच सकता है। उसे एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल करें। मुश्किल तस्वुरात को उनकी जुबान में समझाएं ताकि उनका एतमाद बढ़े। चलें अब बात करते हैं उन आखिरी और सबसे अहम हिकमत अमलियों की जो एक अच्छे उस्ताद और एक बेहतरीन उस्ताद में फ़र्क पैदा करती हैं। ये वो नुकात हैं जो तमाम नज़रियात को अमली जामा पहनाते हैं। इन महारतों को एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह समझें। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर एक भी पहिया कमज़ोर हो तो कम्युनिकेशन का सफ़र अधूरा रह जाता है। इनमें से लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं क्योंकि इनमें हम मालूमात हासिल करते हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं क्योंकि इनमें हम मालूमात पैदा करते हैं। एक बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो इन महारतों को अलग अलग सिखाना है। बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें एक साथ सिखाया जाए, जैसे एक कहानी सुनने के बाद उस पर बात करना और फिर उसके बारे में कुछ लिखना। ये शायद सबसे अहम नुक्ता है। आपके अल्फाज आपकी क्लास का मौसम तय करते हैं। अगर आप सज़ा, गलती, खामोश रहो और रटा लगाओ जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो क्लास में खौफ और बोरियत का तूफान आएगा। लेकिन अगर आप मौका, कोशिश करो, बहुत अच्छा और हौसला अफजाई जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो क्लास में सीखने की बहार आएगी। याद रखें, मकसद इल्म मुंतकिल करना ही नहीं बल्कि सीखने का शौक पैदा करना है। तो फैसला आपका है। क्या आप क्लास में तूफान लाना चाहते हैं या बहार? और यही हमारा आखिरी और सबसे अहम सबक है। बेहतरीन तदरीस का मकसद तलबा के जहनों में मालूमात की बाल्टी भरना नहीं बल्कि उनके अंदर सीखने की आग जलाना है। एक ऐसी आग जो उनकी पूरी जिंदगी को रोशन कर दे। अगर आपको इस वजाहत से कुछ नया सीखने को मिला हो और ये समझ आई हो तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और ये इल्म मजीद लोगों तक पहुंचता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और ऐसी ही मालूमाती वजाहतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस मौजू पर क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।